नमस्कार। आज हम कृष्णचंद्र की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं, जामुन का पेड़। ये कहानी ऊपर से जितनी मजेदार लगती है, अंदर से उतनी ही चुभने वाली है। बिल्कुल, ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत तीखा, एक कड़वा तंज है। तो कहानी बहुत सीधी है। एक सरकारी दफ्तर है, सेक्रेटेरिएट। हाँ, और उसके लॉन में एक जामुन का पेड़ है। वो आंधी में गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन इस सीधी सी घटना को सुलझाने की कोशिश कैसे एक अंतहीन जाल बन जाती है, आज हम यही देखेंगे। और सवाल यही है कि क्या कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था इंसान को बेहतर बनाने के लिए होती है, या फिर इंसान सिर्फ उस व्यवस्था को चलाए रखने का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। एक पुर्जा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो रात में आंधी आई, पेड़ गिरा, सुबह माली आता है, वो रेखते हैं कि नीचे कोई जिंदा है, करा रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, क्लर्क्स आते हैं, सुपरिंटेंडेंट आते हैं, सब जमा हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन फिर जो होता है वो बहुत अजीब है। अजीब से ज्यादा वो परेशान करने वाला है, क्योंकि किसी की भी पहली चिंता वो दबावा आदमी है ही नहीं। कोई सोच भी नहीं रहा उसके बारे में। एक क्लर्क कहता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। हाँ, और दूसरा कहता है, अरे इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मतलब उनकी सारी सहानुभूति एक पेड़ के लिए है, एक जीते जागते, दर्द से कराहते इंसान के लिए नहीं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। मतलब 10-15 लोगों की भीड़ खड़ी है और किसी को उस आदमी की चीखें सुनाई ही नहीं दे रही। और यहीं लेखक पहली चोट करते हैं। इसे आप प्राथमिकताओं का भटकाव कह सकते हैं। प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल। उस दफ्तर के लोगों के लिए उस पेड़ का एक उपयोगी मूल्य था, वो फल देता था। लेकिन वो दबा हुआ आदमी, वो उनके लिए सिर्फ एक समस्या था। एक फाइल जिसे अब निपटाना पड़ेगा। व्यवस्था ने उन्हें चीजों को उपयोगिता की नजर से देखना सिखा दिया है, इंसानियत की नजर से नहीं। और ये फाइल वाली बात तो तुरंत शुरू हो जाती है। जब माली और कुछ लोग पेड़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो सुपरिटेंडेंट चिल्लाकर रोक देता है। कहता है, रुको, पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। और बस यहीं से वो आदमी एक इंसान से एक मामला बन जाता है, एक केस फाइल। बिल्कुल। और यहीं से जिम्मेदारी का बिखराव शुरू होता है। अच्छा, जिसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एग्जैक्टली। ये किसी भी बड़ी ब्यूरोक्रेसी का क्लासिक जाल है। जब कोई प्रोसेस इतना जटिल बना दिया जाए कि हर कोई बस अपना छोटा सा काम करके फाइल आगे बढ़ा दे, तो असल में जिम्मेदारी किसी की नहीं रहती। किसी की भी नहीं। मतलब किसी एक की गलती नहीं तो किसी की भी गलती नहीं। वही बात है। फाइल सुपरिंटेंडेंट से अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी, फिर जॉइंट, फिर चीफ सेक्रेटरी। पूरी हायरार्की घूम रही है फाइल। हाँ, और आधा दिन इसी में निकल जाता है। कोई ये नहीं सोच रहा कि पेड़ के नीचे कोई मर रहा है। सब बस ये सोच रहे हैं कि मेरा काम नियम से हो गया, मैंने फाइल आगे बढ़ा दी। और दोपहर बाद जब जवाब आता है तो वो और भी कमाल का होता है। कहते हैं कि ये मामला ट्रेड डिपार्टमेंट का है ही नहीं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी क्या करते हैं? वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। नहीं, वो फाइल वापस भेज देते हैं। हाँ, ये कहकर कि पेड़ ट्रेड डिपार्टमेंट के लॉन में गिरा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इसे कहते हैं पासिंग द बक। मतलब अपनी बला दूसरों पर टालो। हर विभाग अपनी चारदीवारी में काम कर रहा है। उनका लक्ष्य समस्या सुलझाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि समस्या उनके खाते में न लिखी जाए। फिर मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, क्योंकि पेड़ फलदार था। फलदार पेड़ काटने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? कमाल है। मतलब पेड़ बचाना राष्ट्र हित में है, लेकिन आदमी की जान, उसकी कोई कीमत नहीं। और इसी सोच ने एक ऐसे सुझाव को जन्म दिया जो सुनने में ही पागलपन लगता है। वो क्लर्क वाला सुझाव कि अगर पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को ही काट दो। हाँ। एक मिनट, क्या मतलब पेड़ को बचाने के लिए इंसान को ही काट दो? ये तो सोचने में भी भयानक है। और यहीं आकर तो कहानी एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहां हंसे या रोएं समझ नहीं आता। ये सच में ये व्यंग्य की चरम सीमा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब कोई सिस्टम तर्क और इंसानियत से पूरी तरह कट जाता है तो वो कितना बेतुका और खतरनाक हो सकता है। नियम इंसान से बड़ा हो गया है। हाँ, बस प्रोसेस का पालन होना चाहिए, नतीजा कुछ भी हो। इस पूरी बेरुखी के बीच सिर्फ एक ही किरदार है जिसमें थोड़ी इंसानियत बची हुई लगती है, वो है माली। और ये बहुत जरूरी हिस्सा है कहानी का। माली उस व्यवस्था का सबसे छोटा, सबसे निचला हिस्सा है। शायद इसीलिए उस पर नियमों का बोझ सबसे कम है और इंसानियत का असर सबसे ज्यादा। वो अकेला है जो उस दबे हुए आदमी को एक केस फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा है। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है।
जब माली उस आदमी को दिलासा देता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, तो वो आदमी दर्द में एक शेर कहता है, गालिब का। हाँ, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और जैसे ही माली को पता चलता है कि वो एक शायर है, अचानक से सब कुछ बदल जाता है। ये कमाल है। मतलब एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं थी, नहीं, पर एक शायर की पहचान मिलते ही पूरा माहौल बदल गया। शाम तक वहाँ कवियों का मेला लग गया। कोई अपनी गजल सुना रहा है, कोई उस मरते हुए आदमी से अपनी कविता पर राय मांग रहा है। ये क्या है? क्या ये समाज पर एक टिप्पणी है कि हम असलियत से ज्यादा लेबल या पहचान को महत्व देते हैं? बिल्कुल, और यही लेखक की सबसे गहरी चोट है। इसे आप दिखावे की सहानुभूति कह सकते हैं, परफॉर्मेटिव एम्पैथी। अच्छा। जब तक वो एक आम आदमी था, वो एक बोझ था। जैसे ही वो शायर बना, वो एक सांस्कृतिक संपत्ति बन गया, एक कल्चरल एसेट। तो अब लोगों का इंटरेस्ट उसकी जान बचाने में नहीं है? नहीं, अब इंटरेस्ट है उसकी शायर वाले पहचान से जुड़ने में। व्यवस्था के लिए वो दबा हुआ आदमी अब समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर बन गया था अपनी कला प्रेमी छवि चमकाने का। और मामला तुरंत कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। फिर साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी आता है, और वो भी उसे बचाने नहीं आता। वो उसका इंटरव्यू लेने आता है। हाँ, उसे पता चलता है कि ये तो ओस नाम का मशहूर शायर है, जिसकी किताब ओस के फूल अभी अभी छपी है। और वो उसे अकेडमी का सदस्य बना देता है। वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो, और सेक्रेटरी कहता है, इतनी बड़ी उपलब्धि पर मिठाई तो खिलाओ। मतलब उसे भी उस आदमी की जान से ज्यादा अपनी अकेडमी की मेंबरशिप की पड़ी है। और जब पेड़ काटने की बात आती है तो वो भी हाथ खड़े कर देता है। फिर से वही जिम्मेदारी को टालना। कहता है ये काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, हमारा काम कलम दबात का है, आरी कुल्हाड़ी का नहीं। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। अब एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ आता है। हाँ। जब अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पेड़ काटने पहुंचते हैं, तो उन्हें विदेश मंत्रालय से हुक्म आता है कि रुक जाओ। पता चलता है कि ये पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, और इसे काटा तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अब देखिए बहस कहाँ पहुंच गई है। एक इंसान की जान बनाम 2 देशों के रिश्ते। ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे चला गया। ये अमूर्त विचारों का, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का ठोस हकीकत पर हावी हो जाने का बेहतरीन उदाहरण है। क्लर्क आपस में बहस कर रहे हैं कि एक आदमी की जान के लिए क्या हम 2 देशों की दोस्ती कुर्बान कर देंगे। उस आदमी का वजूद अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है। पहले वो एक केस था, फिर एक कवि बना, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बाधा बन गया है। वो कुछ भी है सिवाय एक इंसान के। सही कहा। आखिर में मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। वो सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर पेड़ काटने का आदेश दे देते हैं। तो एक उम्मीद जागती है। हाँ, लगता है कि चलो देर से ही सही, अब तो सब ठीक हो जाएगा। सुपरिंटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा उस आदमी के पास जाता है, और वो खुशी से चिल्लाता है, सुनते हो, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी की आखिरी लाइनें वो दिल तोड़ देती हैं। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थीं, और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। उफ। और यहीं पर कृष्णचंद्र अपना सबसे बड़ा वार करते हैं, फाइल का पूरा होना। ये एक ही वाक्य 2 बातें कहता है ना? हाँ, सरकारी फाइल तो पूरी हो गई, लेकिन उस आदमी के जीवन की फाइल भी पूरी हो गई। जब तक सिस्टम ने अपना काम पूरा किया, तब तक वो वजह ही खत्म हो गई जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। तो शुरू में हमने जो सवाल उठाया था कि क्या सिस्टम इंसान के लिए है या इंसान सिस्टम के लिए, जवाब बिल्कुल साफ है। इस कहानी में वो आदमी सिस्टम के लिए एक पुर्जे से ज्यादा कुछ नहीं था। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि किसी भी व्यवस्था का हिस्सा बनकर, चाहे वो सरकारी हो, कॉर्पोरेट हो या सामाजिक, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि नियमों से बड़ी इंसानियत होती है। अगर हम ये भूल गए तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो एक मरते हुए इंसान को देखकर उसकी जामुनों को याद करती है। बिल्कुल। आज भी ये कहानी उतनी ही सच लगती है। हम हर दिन ऐसी खबरें देखते हैं जहां किसी की जान चली जाती है क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, या ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं था। कहानी आज भी हमें आईना दिखाती है और सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं हम भी जाने अनजाने में उस संवेदनहीन व्यवस्था का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पूरी कहानी में उस आदमी की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? कोई एक व्यक्ति, या फिर वो पूरी व्यवस्था ही दोषी है जिसका कोई चेहरा नहीं होता? और अगर उस व्यवस्था का कोई चेहरा नहीं है, तो क्या उसे कभी बदला भी जा सकता है?